मैच के पहले फील्डिंग सेशन में थोड़ा सा वेट था। आई डाइव फॉर अ कैच और उंगली फंस गया, इधर हेयरलाइन फ्रैक्चर हो गया था। लेकिन वो एक्चुअली पीरियड हो गया था 10-15 दिन का, तो उंगली रिकवर हो गया था। तो वो हुआ, फिर हमने 25 के कैंप को गया। टी के पहले मैं बैटिंग एक ओवर के लिए गया, एंड ऑफ डेज प्ले मैंने 100 किया। पेन था, हल्का पेन था, लेकिन तो इम्पैक्ट बैठता है ना, और मेरा टॉप एंड था। 25 को जाने वाला था, मुझे रणजी ट्रॉफी के लिए बुलाया गया। मुंबई का क्रिकेट कल्चर आपके पास अंदर से ही है, एंड देन ऑब्वियसली महाराष्ट्र के लिए यू हैव आल्सो प्लेड रणजी ट्रॉफी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ एस्पेक्ट्स? तो महाराष्ट्र में ना हंगर बहुत है, हाउ टू प्रेजेंट माई सेल्फ। मुंबई के क्रिकेट से मुझे वो इजी हुआ। मुझे एक्चुअली दोनों क्रिकेट से बहुत अलग अलग सीख मिला। मुंबई क्रिकेट तो ग्रो हो ही रहा है, प्रेसिडेंट और ऑनरेबल प्रेसिडेंट जो चेंजेस ला रहे हैं वो भी ट्रिमेंडस है। ऐसे ही पाथ पे अभी महाराष्ट्र क्रिकेट भी जा रहा है। सो यू कैन से कि दोनों अभी एट पार हो सकते हैं इन गिवन 5 years ऑफ टाइम। आपका कोच में ट्रांजिशन कैसे हुआ बेसिकली? लॉकडाउन के बाद अर्ली 30s में 31 वगैरह था। क्रिकेटिंग 2 साल के लिए ऑलमोस्ट बंद हो गया था। क्रिकेट तो बहुत पसंद है, जॉब भी सेंट्रल गवर्नमेंट वाला अच्छा क्रिकेट की वजह से ही मिला है। मुझे क्रिकेट में ही रहना था। वो थॉट था कि कोचिंग में जब भी क्रिकेट खेलता था मुझे हेल्प करना बहुत अच्छा लगता था। मुंबई का कल्चर ही वो था कि टीम को साथ में लेके खेलना है, और इधर ही एक छोटा सा सेटअप चालू किया है। 3 जन है, मेंटोरिंग में कर रहा हूँ। अच्छा करना है, कुछ मिले या ना मिले, लेकिन अपने को अच्छा करते रहना है। दैट वॉज द बेसिक एम। This video is brought to you by Hell Energy, the bold, high-performance energy drink that fuels your hustle. Whether you're grinding at work, hitting the gym, or chasing your passion, Hell Energy keeps you going. Also, we would like to announce that Shreyas Iyer is the new brand partner of Hell Energy. So unleash the energy, unleash the hell. Now let's dive into the show. हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जय भावसार एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ क्रिकेट ग्राफ। आज हमारे साथ है पुष्कराज चव्हाण, who has basically played for Maharashtra in the Ranji Trophy, and he's also represented Mumbai in the under 15, under 17 and under 19. So thank you so much पुष्कराज जी यहाँ पे आने के लिए। सबसे पहले मैं हमेशा ये पूछता हूँ कि आप कैसे हो? बिकॉज मैं अभी देखा आप ऑफिस के अटायर में आए हो, सो थैंक यू सो मच आपका कीमती समय यहाँ पे स्पेंड करने के लिए। मैं भी क्रिकेट ग्राफ का थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि आपने मुझे इधर इनवाइट किया एक पॉडकास्ट इंटरव्यू के लिए। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। थैंक यू। क्रिकेट से आपका इंट्रोडक्शन कैसे हुआ? आई गेस 2nd और 3rd स्टैंडर्ड में था मैं। IAS VN सुले में पढ़ता था मैं, और मेरा स्कूल 4 बजे ख़त्म होता था और मेरे बहन का स्कूल 4:30 बजे ख़त्म होता था। तो मेरे अंकल मुझे लेने के लिए आते थे, तो हम लोग आधा घंटा क्या करने का, तो माटुंगा ग्राउंड पे जाके बैठते थे। कट्टे पे, उधर अपना कट्टे पे जाके बैठते थे। आधा घंटा मैं देखता था क्रिकेट इधर उधर। करेक्ट। ओवर अ पीरियड ऑफ आई गेस 5 to 6 months मुझे वो लाइकिंग क्रिएट हुआ। सो मैंने घर जाके मेरे पापा को बोला कि मुझे क्रिकेट खेलना है, मुझे चालू करना है क्रिकेट खेलने के लिए। और मेरे पापा भी क्रिकेटिंग बैकग्राउंड से थे, सो ही वाज लाइक ओके, अगर तुझे खुद से खेलना है तो खेल। देन आई स्टार्टेड गोइंग फॉर द प्रैक्टिसेस एट माटुंगा जिम, नॉट माटुंगा, दादर यूनियन। तभी भोसले सर दादर यूनियन पे कोचिंग करते थे। करेक्ट। तो उनके पास मैंने स्टार्ट किया, जस्ट एज अ बैट्समैन मैंने चालू किया था। सो ऐसा मेरा इंट्रोडक्शन हुआ क्रिकेट से। आपका डैड आप क्या बेसिकली वाज ही बैटर, वाज ही अ बॉलर? ही वाज अ लेफ्टी बैटर, बैटर हु कैन बॉल, पार्ट टाइम लेफ्ट आर्म स्पिनर एंड मेनली बैटर। ही प्लेड रणजी ट्रॉफी फॉर इंडियन रेलवेज। करेक्ट। कौन से ऐसे बड़े कोच थे या मेंटोर थे ड्यूरिंग योर अर्ली डेज जो आप अभी भी आप अब हमेशा याद करते हो? मैं बहुत सीखा और पराडकर सर से सीखा, क्योंकि ऑलमोस्ट थोड़े टाइम में मैंने स्विच किया, क्योंकि मैं टाउन साइड रहता था। सो मॉर्निंग सेशंस के लिए मैं पराडकर सर के पास जाता था, और पराडकर सर से मैंने बहुत सीखा। बहुत मतलब बेसिक्स से लेके टेक्निक से लेके मेरा स्ट्रेंथ कौन सा रहेगा, मेरा वीकनेसेस कौन सा रहेगा, फिर प्लान कैसा करना है एवरी बैटर अगेंस्ट, या बैटिंग के टाइम कैसा प्लान करना है। करेक्ट। सो माइन्यूट चीज़ें बहुत मैंने पराडकर सर से सीखे। और आगे जाके एल्फ में सिलेक्ट हुआ था, तो तिगड़ी सर थे, रवि सर थे, स्कूल के लिए कोहली सर थे। तो बहुत सारे कोचेस का मेरे क्रिकेटिंग लाइफ में बहुत यूज़फुल इनपुट्स थे। करेक्ट। मेनली पराडकर सर का ज़्यादा था। एंड व्हाट अबाउट योर फैमिलीज रोल
वाज देयर एनी सपोर्ट जो आपको हाँ, मिलता फुल था? सपोर्ट था। गुड गुड क्योंकि मैंने जैसे पहले ही बोला, मेरा डैडी रणजी ट्रॉफी इंडियन रेलवेज के लिए खेले थे। करेक्ट। मेरे डैडी के मामा टेस्ट प्लेयर है, रामनाथ पारकर। सो क्रिकेटिंग बैकग्राउंड से था मैं, तो उन्होंने फुल बैक किया था मुझे। मेरे मम्मी ने भी, मेरे डैडी ने भी। बहन थोड़ी बोलती थी कि ज़्यादा पढ़ाई कर लेकिन फुल बैकअप था मुझे ऐसा भी नहीं था कि एकदम ज़्यादा पढ़ाई कर, क्रिकेट पे ध्यान कम दे। दोनों मैनेज करने के लिए इक्वली बोला गया था। तू क्रिकेट भी कर, पढ़ाई भी कर। यू नेवर नो कि आगे जाके क्या होगा, क्या हो सकता है। बराबर पढ़ाई इंपॉर्टेंट है तो वो छोड़ना नहीं है, लेकिन क्रिकेट एज अ पैशन अच्छे से परस्यू कर। करेक्ट। तो ऐसा कोई मोमेंट था आपके करियर में इन द अर्ली डेज जब आपको पता था कि हाँ ये यहाँ पे मेरा स्कोप है प्रोफेशनली एंड यहाँ से मैं आगे जा सकता हूँ? सो वो कौन सा मोमेंट था आपके लिए? अर्लियर डेज में मैं बैटिंग ज़्यादा करता था। लेकिन आहिस्ते आहिस्ते मतलब अब हमारे टाइम पे ऑलरेडी टेलीविज़न चालू हो गया था। बहुत सारा टेलीविज़न पे मैचेस आता था। करेक्ट। सो देख देख के मुझे डैनियल वेटरी का थोड़ा सा इंस्पायरिंग लगा था बॉलिंग भी। सो मैंने वो अप्लाई किया मेरे बॉलिंग में, मतलब इंस्पायर्ड उससे हुआ और मैंने बॉलिंग भी चालू किया था। सो मुझे बॉलिंग में ज़्यादा हेल्प मिल रहा था। और दूसरी बात, मतलब बैटिंग भी कर रहा हूँ, बॉलिंग भी कर रहा हूँ। तो मुझे वो एक यूज़फुल पॉइंट लगा कि भाई अभी मैं अच्छा कर सकता हूँ। और 2 या 3 साल में गाइल शील्ड अच्छे 6 स्टैंडर्ड में मैंने खेलना चालू किया गाइल शील्ड। पहले ही मैच में 4 विकेट निकाला था। फिर सेमीफाइनल में 7 विकेट निकाला, हम लोग चैंपियन हुए। तो तभी मुझे लगा कि 12-13 साल का हो गया था। तभी मेरे को लगा कि मैं खेल सकता हूँ अच्छा, क्योंकि एक स्टेप बाय स्टेप पता था कि अभी क्रिकेटिंग बैकग्राउंड था, कोचेस अच्छे मिल रहे थे। तो स्टेप बाय स्टेप पता था कि क्या क्या स्टेप से अपने को कैसे कैसे आगे जाना है, ऊपर के लेवल तक जाना है। तो गाइडेंस एक अच्छा मिला मुझे। तो उसके वजह से एक ज़्यादा कॉन्फिडेंस था कि हाँ इसको एज अ प्रोफेशनल हम लोग चूज कर सकते हैं, परस्यू कर सकते हैं और कुछ आगे इससे बन सकता है मेरे लिए। So should I call you a batting all-rounder or a bowling all-rounder or just a simple all-rounder? मुंबई में आप देखोगे मुझे तो मैं ज़्यादा करके बॉलिंग ऑलराउंडर हूँ। लेकिन मैं जब महाराष्ट्र को खेला तो आपका बैटिंग ऑलराउंडर करके खेला। Okay, why is that so? आई डोंट नो, लेकिन बैटिंग उधर मुझे ज़्यादा मिलते गया। अच्छा। मुंबई में उतना बैटिंग नहीं मिलता था क्योंकि मेनली मैं बॉलिंग ही कर रहा था ज़्यादा। बैटिंग 7 नंबर वगैरह। और उधर ऐसा हुआ कि कोई देखो अभी मुंबई में क्लब लेवल डायरेक्ट A-B डिवीजन में खेला ऑलमोस्ट, नीचे के डिवीजन पे बहुत कम खेला। सो इधर ज़्यादा मुझे फोकस करना पड़ा बॉलिंग पे, एक्सपोजर बॉलिंग पे मिला तो बॉलिंग पे फोकस करना। उधर क्या था, उधर हम लोग रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट को खेलते थे। तो उतना स्ट्रेंथ होता नहीं था बैटिंग में ऑब्वियसली। तो फिर मेरे को, मैं ऊपर बैटिंग करता था, तो उधर से बैटिंग भी ज़्यादा करने लगा। सो ऑब्वियसली मैं कैंप को गया, महाराष्ट्र के कैंप को गया, तो बैटिंग भी उनको पता था कि बैटिंग भी करता हूँ। सो उधर जाके भी कैंप में भी बैटिंग मिलने लगा। और एवरी मैच आई गेस ऑलमोस्ट एवरी मैच मेरा फर्स्ट कैंप में मैं नॉट आउट 50 करके आया था। सो वो लोग ने भी वो देखा, तो मतलब कभी भी मुझे चांस मिला, अगर कुछ समझो कंडीशंस है, सीमिंग कंडीशन है, राइटी लटक रहे हैं, पुशी लेफ्टी है, पुशी को भेज देते। 6 नंबर पुशी गया, राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन। सो यू आर अ हैंडी बैटर एज वेल। यस, करेक्ट। मुझे जानना था मुंबई से महाराष्ट्र के रणजी ट्रॉफी में आपका वो ट्रांजिशन कैसे हुआ, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आल्सो टेक अस थ्रू द अंडर 15, अंडर 17, अंडर 19 ऑल दीज एक्सपीरियंसेस बिफोर गोइंग टू द ट्रांजिशन फ्रॉम महाराष्ट्र। ओके, यस, ये बहुत बड़ा है लेकिन अच्छा है। एक स्टोरी जैसा आप बता सकते हो? स्टोरी जैसा हो सकता है, क्योंकि अंडर 14 में एल्फ को ऑलमोस्ट मैं सिलेक्ट हो गया था। एल्फ कप के लिए सेंटर से हम लोग जाते, माटुंगा सेंटर या दादर सेंटर मेरा था। करेक्ट। सो उसमें से ऐसा सिचुएशन था कि मैं लीड करता था डायरेक्ट। एज अ लीडर मुझे पता था कि मुझे क्या क्या करना है, मेरा स्ट्रेंथ क्या है, मुझे टीम को कैसे आगे लेके जाना है। सो दोनों बात हो रही थी, बॉलिंग भी हो रहा था, लीडरशिप भी हो रहा था। अंडर 14 था तो हमारे टाइम एक्चुअली एक ही साल अंडर 15 हुआ। सो हमारा जो सीनियर बैच था वो वापस खेला। ओके, समझा। हाँ, तो वो 1 साल और मुझे मिला। तो ग्रूम हुआ मैं उसमें और ज़्यादा। तो 2 साल वर्ली कप, एल्फ कप बेस्ट बॉलर, 1 साल वर्ली कप में मिला,
एक साल एल्फ कप में मिला, फिर प्रोएबल्स में आया। बाय गॉड्स ग्रेस पहला ही मैच मैं ही लीड कर रहा था मुंबई के लिए अगेंस्ट बड़ौदा एट मोती बाग। सो तभी एक सीन बताऊंगा, आप हंसेंगे। बताओ प्लीज प्लीज। हम लोग पहला ही मैच खेल रहे हैं, कभी ऐसा एक्सपोजर में हम लोग खेले नहीं थे, मुंबई में ही खेले थे। फर्स्ट इनिंग अनफॉर्चुनेटली हम लोग हार गए। तो शंकर मोरे करके हमारे मैनेजर थे तभी, अच्छे पास्ट क्रिकेटर थे। सो उन्होंने हमारे सर शुरू नाइक सर थे, वो बोले कि अरे डिजेक्टेड क्यों है सब लोग, हम लोग आउटराइट जीत सकते हैं इधर से। सो मैं मोस्ट ऑफ द बॉयज़ को पता ही नहीं था कि इधर से आउटराइट भी जीत सकते। वो कम बैक कर रहे हैं, चांस। सो वो जो हंगर था सब में वो दिख के आया और हम लोग उधर से आउटराइट निकाले। और तभी अजीतेश अर्गल वगैरह जो पीक वाले बॉलर्स थे तो अगेंस्ट टीम में थे। स्वप्निल सिंह जो अभी भी है सीनियर में है, किधर न किधर IPL में भी है, उनका टीम भी बहुत अच्छा था। सो उधर से हम लोग ने आउटराइट निकाला और फिर हम लोग आगे जाते जाते फिर हम लोग वो साल चैंपियन हो गए। मतलब पहले ही साल हम लोग चैंपियन हो गए BCCI टूर्नामेंट। सो वो एक एक्सपोजर बहुत अच्छा था। फिर उधर से फाइनल में मैंने सेकेंड इनिंग में अगेंस्ट यूपी सब लोग से गाली खा के बाहर वालों पब्लिक से मैंने 6 विकेट निकाला, हम लोग आउटराइट जीते। तो एक्चुअली उधर से फिर आगे और बेटर होते गया। फिर NCA का कैंप किया, एक स्पिनर्स कैंप किया, 16-17 अंडर वासु सर खिला। वासु सर ने बहुत ही पॉजिटिव इंसान थे, टीम को बहुत अच्छा हैंडल करते थे। और बॉल मतलब ऐसा नहीं कि तभी अजिंक्य भी हमारे टीम में था, अजिंक्य लीड कर रहा था। सो किधर भी कुछ भी ऊपर नीचे नहीं होने देते थे, सबको एट पार रखते थे, एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा रखते थे। सो उनसे बहुत सीखने मिला। अगेन नेक्स्ट ईयर सतीश सामंत सर थे। एवरी ईयर हम लोग आई गेस ऑलमोस्ट सेमीफाइनल तक तो पहुँचे थे। पहले साल भी सेमीफाइनल पहुँचे थे, सेकेंड ईयर भी हम लोग का सेमीफाइनल हम लोग पहुँचे थे। फिर अच्छा चालू था। फिर 19 में आए, 19 में थोड़ा सा फ्लक्चुएट होने लगा, इन एंड आउट हुआ 1-2 बार। बिकॉज कंपटीशन भी थोड़ा बढ़ रहा था, दैट इज आल्सो वन ऑफ द रीजंस। राइट, कंपटीशन ही थोड़ा था, इन एंड आउट होने लगा कि 4-5 अंडर 17 से भी हम लोग आए। 19 के ऑलरेडी थे, तो 19 के ऑलरेडी 2 या 3 लेफ्ट आर्म थे, हम लोग 17 से 2 या 3 आए थे। तो कंपटीशन बढ़ रहा था, थोड़ा इन एंड आउट हुआ। सो लेकिन एक्चुअली उससे हैम्पर नहीं हुआ, अपने खुद को इम्प्रूव करने के लिए देख रहे थे। करेक्ट। सो 19 भी हम लोग 2 साल अच्छा खेले। आई गेस हैदराबाद में हम लोग क्वार्टर फाइनल हारे अगेंस्ट कर्नाटक। 80 चेस करना था, सुलू सर कोच थे हमारे। 80 और सेकेंड इनिंग में चेस करना था, लेकिन विकेट बहुत लो था। और कितने पे ऑल आउट हुए? हम लोग कुछ 60 और ऑल आउट हो गए। सो वो थोड़ा सेटबैक था। तभी धवल इंडिया के लिए खेला उधर से, धवल कुलकर्णी। करेक्ट। तो मतलब बहुत अप्स एंड डाउन्स थे। करेक्ट। लेकिन उसने हम लोग को मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग किया। करेक्ट। फिर 22 के टाइम पे भी परफॉर्मेंस हो रहा था, लेकिन वही कंपटीशन वाइज। और उसी टाइम वासु सर महाराष्ट्र के लिए शिफ्ट हुए थे कोच करके। सो ही जस्ट सजेस्टेड कि अगर देख तेरा गांव है या फिर कुछ है महाराष्ट्र का बेस अदर देन मुंबई, सो शिफ्ट कर सकता है। So he basically inspired you or sort of pushed you towards the shift from Mumbai to Maharashtra. Correct. For under 22 का 2-1 साल मैंने खेला। फिर लास्ट ईयर मेरा ग्रेजुएशन भी हो गया था। फिर मैंने लास्ट ईयर स्विच कर लिया। मैंने सर को एक्चुअली बोला कि सर एक ये साल ग्रेजुएशन का मुंबई में निकाल लेता हूँ, फिर बाद में शिफ्ट करते। फिर मैंने शिफ्ट किया NOC प्रॉपर। So what was this year when you shifted? 2010 क्या अराउंड। NOC फिर मैंने ले लिया मुंबई से। उधर सबमिट किया। तो फिर मैंने रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट किया फर्स्ट। मेरा घर है एक, तो वो बेस पे मैंने रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट किया। 3 साल अप्रोक्स खेलना पड़ा मुझे। 3 साल के लिए हम लोग को कूलिंग पीरियड लगाया उन्होंने। अच्छा, समझा। So how was that cooling period? First of all, I would like to know that. इसके पहले नहीं था एक्चुअली। हमारे पहले जो शिफ्ट किए थे मुंबई टू महाराष्ट्र, अदर स्टेट्स टू महाराष्ट्र, तो तभी उतना स्ट्रिक्ट नहीं था, लेकिन तो वो ज़्यादा बढ़ने लगा। तो उन्होंने ये रूल लगाया कि नहीं यार 3 साल का कूलिंग पीरियड लगेंगे। सो लेकिन मेरा डिसीजन हो गया था, तो मैंने ठीक है बोला, मैं ठीक है 3 साल तो 3 साल, अभी करना है तो करना है। करेक्ट। सो वो एटीट्यूड से फिर हम लोग
अक्षय भी मेरे टीम में था, दरेकर, Okay, जो करंट हाँ, रणजी हाँ। ट्रॉफी खेल रहा था। हाँ करेक्ट सो हम लोग डिस्ट्रिक्ट साथ में खेल रहे थे वो। सो परफॉर्मेंस करते गए, एक साल हम लोग फाइनल तक आए। फाइनल में मैंने 100 किया अगेंस्ट कैडेंस, जो टॉप टीम है पुणे का। बॉलिंग में विकेट्स निकल रहा था 40 45, अराउंड 50 विकेट एवरी सीजन निकाला था। करेक्ट। तो जैसे ही कूलिंग पीरियड खत्म हुआ तो प्रोबेबल्स में आ गया मैं। तो रणजी ट्रॉफी प्रोबेबल्स में आया, उधर परफॉर्म कर रहा था। और आई डोंट नो, बाय गॉड्स ग्रेस अंडर 22 से 25 हो गया स्टेट क्रिकेट। हाँ बराबर बराबर। सो उधर मुझे इमीडिएटली एक्सपोजर मिला फिर। हाँ सो स्टेट क्रिकेट फर्स्ट ईयर था, तो पहला स्टार्टिंग का मैचेस नहीं खेला, टीम के साथ था। फिर मुझे चांस मिला अगेंस्ट दिल्ली, एट दिल्ली। सो तभी मैंने वापस, जैसे मैंने बोला ना कि उनको मेरा बैटिंग पता था। हाँ मैं हर मैच को परफॉर्म कर रहा था कैंप के मैचेस में। और बापूना को हम लोग गए थे मेन टूर्नामेंट के पहले, तो उधर बॉलिंग भी मेरा अच्छा हुआ था, 3-4 विकेट और बैटिंग कर रहा था। सो दिल्ली अगेंस्ट हुआ ऐसे कि हम लोग के 6 विकेट कुछ लंच के पहले गिर गए। सीमिंग कंडीशंस था, 5 या 6 विकेट गिरे, तो मुझे ऑटोमेटिकली बैटिंग आया 7 नंबर। मेरे साथ एक नौशाद करके लड़का है, वो भी तभी महाराष्ट्र की टीम में इन एंड आउट होता था। बाद में वो कंटिन्यू रणजी ट्रॉफी बहुत साल खेला। तो हम लोग ने पार्टनरशिप बनाया। मैंने 50 किया, उसने 100 किया। तभी वो प्रदीप सांगवान वगैरह, उन लोग का अटैक अच्छा था। एक अलावत करके एक मीडियम पेसर था, उसने 5 विकेट निकाला था। नाम नहीं एक्चुअली मुझे याद आ रहा। तो एक था वो पवन नेगी था, फिर और एक लेफ्ट आर्म था उसका, अभी बैंक ऑफ बड़ौदा से जो अभी खेला, टाइम शील्ड, नाम भूल गया मैं उसका। वो भी बहुत साल खेलता था। दिस वाज नॉट योर डेब्यू राइट? दिस वाज माय डेब्यू फॉर महाराष्ट्र, अंडर 25 डेब्यू फॉर महाराष्ट्र। ओके हाँ। सो तभी डेब्यू के बीच में मतलब आपका पहले बैटिंग, आपकी टीम का पहले बैटिंग था, हम लोग और का आपको पहले बैटिंग बैटिंग आया। मतलब हम लोग के साइड भी अच्छा था, त्रिपाठी, राहुल त्रिपाठी, प्रयाग भाटी करके, और बाकी सब थे। आदित्य डोले करके आईपीएल खेला हुआ था। तो आया, बैटिंग आया, हम लोग ने खेला, कंडीशंस गो थ्रू किया प्रॉपर, मीडियम पेसर्स का वगैरह। मैंने 50 किया, उसने 100 किया। एक कमेंडेबल टोटल हम लोग ने बनाया। लेकिन वो फर्स्ट डे का विकेट और नेक्स्ट सेकंड डे का विकेट फुल मतलब अच्छा हो गया था थोड़ा, तो उन लोगों ने चेस कर लिया। तो फर्स्ट इनिंग से हम लोग हार गए। ओके सो वो सीजन वैसे गया। But it was a memorable for you personally because you scored some runs and you also, I think, how many wickets did you get in that? एक ही विकेट मिला था तभी, लेकिन अच्छा था, बॉलिंग अच्छा हो रहा था। उन्होंने चेस किया, एक 6 विकेट पे या 7 विकेट पे उन्होंने चेस कर लिया था, और ख़त्म हो गया फिर मैच उधर से। फिर नेक्स्ट सीज़न हम लोग आए, तो ऑब्वियसली लास्ट सीज़न मैंने परफॉर्म किया था, तो ज़्यादा स्कोप ऑफ थिंग्स में था। तो नेक्स्ट ईयर पहले मैच से खेलने मिला। सो अगेन पहला मैच एट आई गेस सौराष्ट्र, वी वर प्लेइंग ओल्ड स्टेडियम सौराष्ट्र का, राजकोट में। ओके हाँ। सो 8-9 नंबर पे बैटिंग आया था। अच्छा टीम था तभी भी। 9 नंबर पे बैटिंग आया था। Was there चितेश्वर पुजारा in the? No. पुजारा नहीं था तभी। अर्प्रीत वसावड़ा वो सब थे। ओके सो तभी भी 9 नंबर पे जाके मैंने कुछ 85 किया। और 10 और 11 नंबर को लेके मैंने डीलेंडर के साथ बैटिंग इनिंग एक्सटेंड किया, विच वाज एक्चुअली फ्रूटफुल, क्योंकि वो डिफरेंस से हम लोग मैच जीत गए। मैंने 3 विकेट निकाला। फर्स्ट इनिंग रिजल्ट आया। फिर सेकंड मैच वी वेंट टू राजस्थान, राजसमंद करके एक जगह था राजस्थान में, समवेयर, आई डोंट नो, थोड़ा अंदर था। करेक्ट। तो उधर भी सीमिंग कंडीशंस था। मतलब इतना इंडिया में सीमिंग कंडीशन आप इतना बोल रहे हो, स्पेशली कमिंग फ्रॉम अ स्पिनर, एक्चुअली मतलब इट्स अ बिग, मतलब इट्स अ गुड थिंग आल्सो, बिकॉज़ सीमिंग वी नीड certain pitches where it also is helping the seam bowlers. और कैसा होता है वो, राजस्थान दिल्ली ठंडा रीजन माना जाता है। मॉर्निंग में मॉइस्चर रहता है, थोड़ा घास रहता है फर्स्ट डे पे। करेक्ट। तो वो कंडीशंस में बैटिंग आता है तो ऑब्वियसली चैलेंजिंग होता ही है। और राजस्थान, दिल्ली, यूपी, जो भी नॉर्थ एरिया, वो साइड जो मैचेस होते हैं तो उधर वो कंडीशंस मिल जाता है। करेक्ट। सो उधर अच्छा हुआ था बैटिंग। पहले शायद हम लोग का बैटिंग था, उतना मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन नहीं, हम लोग चेस कर रहे थे। हाँ, चेस कर रहे थे। और
अच्छा हुआ था स्टार्ट, लेकिन वापस सेकेंड डे मॉर्निंग पे विकेट्स गिर रहे थे। तो कैप्टन हम लोग का स्वप्निल गुगले करके एक राइटी बैटर था, तो उसने बोला कि लेफ्टी भेजना, पुशी को भेजना। तो मुझे 6 नंबर भेज दिया, थोड़ा ऊपर आया। हाँ, प्रमोशन हो गया। 3 विकेट गिरे थे, तो मैं गया बैटिंग के लिए। मैं और शुभम रांझणे बैटिंग कर रहे थे। बहुत स्विमिंग विकेट था, मतलब कंडीशन, मतलब धूप तो देखा ही नहीं हम लोग ने। एकदम यूके में आ गए थे ऐसा लग रहा था। धूप देखा नहीं, गांव का था, आउटस्कर्ट्स था, तो ज़्यादा ठंडा था। करेक्ट। तो बहुत अच्छा बॉलिंग डाल रहे थे। एक आउटस्विंग तनवीर करके एक लेफ्ट आर्म था, मीडियम पेसर, और एक राइटी था। पीरियड हम लोग ने खेल के निकाला बेसिकली। वी डिडंट ट्राई टू स्कोर रन्स। शुभम ने भी अच्छा बैटिंग किया। शुभम भी एक मीडियम पेसर ऑलराउंडर था। तो हम दोनों ने वही ग्रिट रखा कि इधर से अगर हम दोनों में से कोई गया तो वापस डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ये खेल के निकलना है। तो हम दोनों ने ही पूरा 80-85, तो उसने बनाया, मैंने 82 बनाया। वी चेस्ट द टोटल। फिर हम लोग उधर से फर्स्ट इनिंग जीते। अगेन थोड़ा सा फिर ईज्ड आउट हुआ कंडीशंस। तो फिर हम लोग ने बॉलिंग वापस अच्छा किया। मैंने वो मैच में 3 और 2 5 विकेट निकाला था, 85 किया था। हम लोग आउटराइट फिर मैच जीत गए उधर से। और इमीडिएट फिर मुझे रणजी ट्रॉफी का कॉल है। ये 2 परफॉर्मेंस, पास्ट कैंप्स का परफॉर्मेंस, करेक्ट, और ये थोड़ा सा जो मेरा पहला 2-3 साल चलते आ रहा था, तो फिर उन्होंने इमीडिएटली मुझे रणजी ट्रॉफी के लिए पिक किया। तो उसी साल 2013-14 में मैं रणजी ट्रॉफी स्टार्ट हुआ आपका रणजी ट्रॉफी का। 2-3 मैच होने के बाद फिर मुझे कॉल आया, मतलब सेम टाइम चलता था अंडर 25 रणजी ट्रॉफी। तो 2-3 मैच होने के बाद, फिर वो 2 मैच के बाद मुझे रणजी ट्रॉफी के लिए कॉल आया। फिर रणजी ट्रॉफी हम लोग का एट होम था, गौंजे स्टेडियम पे, अगेंस्ट गोवा था। बैटिंग ही था हमारा पहला। हर्षद खडीवाले ने अच्छा बैटिंग किया, 200 किया था। आई गेस विजय झोल ने कुछ 100 किया था। मतलब एकदम सेट था। 7 नंबर की 8 नंबर मुझे बैटिंग था श्रीकांत मुंडे के बाद। लेकिन डेब्यू इतना ख़राब हुआ। क्या हुआ? ऑफ स्पिनर डाल रहा था गोवा का, जो पहले प्रोफेशनल दूसरी जगह भी खेलता था, मैं नाम भूल गया, अमित यादव शायद। अच्छा डाल रहा था वो। और पहला बॉल में खेला, छोड़ा। दूसरा बॉल खेलने गया और हल्का सा ही टर्न हुआ, मैं बोल्ड हो गया। ओके। तो दैट वाज द फर्स्ट इनिंग विच आई गॉट आउट बिफोर मेकिंग 50। ओके। पूरा महाराष्ट्र के लिए जितना भी मैचेस खेला था सब यू आर ऑल गेटिंग गुड रन्स, 50 और अराउंड। और रणजी ट्रॉफी डेब्यू के लिए पहले बॉल 0 पे। बट वो प्रेशर ऑब्वियसली, प्रेशर एज सच नहीं था। अच्छा। लेकिन वो अच्छा बॉल गिरा बेसिकली। मैंने जाके बाद में, तभी अपने पास वीडियोस भी रहते हैं, तो मैंने वीडियो एनालिस्ट के पास जाके देखा, तो हल्का सा ही एंगल से अंदर आया, फिर सीधा हो गया था। So it was not your fault entirely, because it was a very good ball. थोड़ा सा होता, थोड़ा सा खेल लेता तो वो भी हो जाता। सो डेब्यू अच्छा था, बॉलिंग भी अच्छा गिरा, लेकिन विकेट नहीं मिल रहा था। सो वो मैच के बाद फिर हम लोग अनंतपुर गए। अनंतपुर में अनफॉर्चुनेटली मैच के पहले फील्डिंग सेशन में थोड़ा सा वेट था। सो आई डाइव्ड फॉर अ कैच और उंगली फंस गया। इंजरी? हाँ, तो इधर हेयरलाइन फ्रैक्चर हो गया था। ओह डैम। मतलब ये जस्ट पता नहीं चला। वो पता नहीं चला वो मैच, तो फिर मैं खेला नहीं। तो फिर बैठा था, लेकिन ऐसा लगा नहीं कि हेयरलाइन फ्रैक्चर रहेगा। इतना मेजर था? मेजर था। सो फिजियो से भी बात किया, पेन किलर खाया, टेपिंग वेपिंग सब करके रखा था। फिर 10 दिन का गैप था। उसके बाद गैप नहीं था, तो इंजरी हो ही गया था। तो मुझे नेक्स्ट मैच फिर मैं जा ही नहीं पा रहा था। तो फिर मैं अगेन घर पे आ गया। थोड़ा ब्रेक था, फिर 1-2 मैच के बाद वापस ब्रेक था 10 दिन का। तब तक मैं रिकवर हो गया था। मैंने एक्सरे किया था, तो हेयरलाइन फ्रैक्चर था, लेकिन वो एक्चुअली पीरियड हो गया था 10-15 दिन का, तो उंगली रिकवर हो गया था। उतने में रिकवर हो जाता है? हेयरलाइन फ्रैक्चर 20 दिन 3 हफ्ते में रिकवर हो जाता है। क्रैक रहता है एक्चुअली वो। टूटा नहीं रहता हड्डी। ओके। सो यू आर आफ्टर 15 to 20 days it's okay, you can bowl and you can do all the बैटिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट होता था, लेकिन तब तक मेरा हील हो गया था। फिजियोथेरेपी मैंने चालू किया था, मतलब इधर ही मैंने ऑलरेडी चालू कर दिया था।
और फिर गैप के बाद फिर हम लोग फिर अभी डायरेक्ट रणजी ट्रॉफी को नहीं बुलाएंगे। सो मुझे 25 के कैंप को वापस बुला गया। ओके मैं कैंप को गया। मतलब इट्स सो डिफिकल्ट बिकॉज अगर एक छोटा सा भी इंजरी होता है सो यू हैव टू गो बैक डायरेक्ट आउट हो जाते हैं। हाँ स्टार्ट फ्रॉम जीरो। सो वो हुआ, फिर हमने 25 के कैंप को गया। 10 दिन का वो गैप था तो उन्होंने वापस कैंप रखा था। सो जाके मैं खेला, बैटिंग आया। आई डोंट नो क्या था, पता नहीं। टी के पहले मैं बैटिंग एक ओवर के लिए गया, एंड ऑफ डेज प्ले मैंने 100 किया। वाओ क्रेजी। और फिर वो उंगली का थोड़ा इशू था तो डॉक्टर ने, फिजियो ने बोला था कि फील्डिंग को जा मत। योर एंटायर टाइम देयर वाज पेन इन योर? पेन था, हल्का पेन था क्योंकि कितना भी एक्सरसाइज किया लेकिन तो इम्पैक्ट बैठता है ना, और मेरा टॉप एंड था। हाँ एज अ लेफ्टी राइट हैंड मेरा टॉप एंड हो तो ज़्यादा शॉट्स टॉप एंड से होता है तो इधर इम्पैक्ट बैठता था। करेक्ट, वाइब्रेशन की वजह से भी। एंड इट्स सो फिजियो ने बोला था कि फील्डिंग के लिए मत जा, अभी रेस्ट कर, क्योंकि अब वापस अपने को मैचेस के मेन मैचेस के लिए जाना है वापस। कितना मस्त है ना, बस बैटिंग करो और फिर सो वो हो गया। और अनफॉर्चुनेटली नहीं बोल सकते, लेकिन 25 को जाने वाला था, मुझे रणजी ट्रॉफी के लिए बुलाया गया। ओके दे वर फॉलिंग शॉर्ट। फॉर्चुनेट इनफ कि हाँ एक स्पिनर को, लेग स्पिनर को इंजरी हो गया, वो उसका फ्रैक्चर हो गया, और 25 को जाने के जगह पे मैं रणजी ट्रॉफी को गया। लास्ट का 2 लीग मैच बचा था, सो टीम के साथ गया तो पहला मैच वापस नहीं खिलाया। फिर लास्ट लीग मैच मुझे आसाम में नया स्टेडियम पे अगेंस्ट आसाम खिलाया। तभी भी श्योर नहीं था खेलने वाला था, लेकिन कंडीशंस, उनका विकेट थोड़ा सा नया ही था, नया स्टेडियम बन रहा था। सो हमारे कोच थे भावे सर, उनको लगा कि ये हेल्प कर सकता है स्पिनर्स के लिए। सो उन्होंने एक चेंज किया, राहुल त्रिपाठी खेल रहा था शायद इसके पहले का मैच, तो उसको फिलहाल के लिए, उसको नहीं दूसरा कोई तो था शायद, राहुल तो खेला, दूसरा एक मीडियम पेसर था उसको बिठाया और मैं उनके जगह पे खेला। तभी भी हम लोग का पहला बैटिंग आया। केदार जाधव वगैरह टीम में था हमारे, अगेंस्ट धीरज यादव, नीरज एक प्रो करके गुजरात के थे जो मेरे साथ एयर इंडिया में भी थे, तो वो थे अगेंस्ट। अबू नचीम वगैरह, उनका बॉलिंग अटैक भी अच्छा था। तो उन्होंने वापस 4 विकेट लंच के पहले निकाल लिया था, और वापस भावे सर ने, मैं बाहर के नेट्स में मैं नॉक कर रहा था क्योंकि बैटिंग पैडअप करने के लिए बोला लंच के पहले वापस एक और बैटिंग आया। और केदार था मेरे साथ बैटिंग कर रहा था, 4 विकेट गया था हम लोग का, कुछ अराउंड 100 हुआ था फिर भी। तो लंच हो गया, 4 बॉल बीट ही हुआ मैं, क्योंकि गया बीट हुआ। अंदर आया, सबको लगा कि लंच के बाद मतलब कुछ होगा नहीं, मैं ज़्यादा करेक्ट जल्दी आउट हो जाऊंगा शायद, 200 पे अराउंड हो जाएगा वो लोग। तो लंच के बाद गया, एक या दूसरे ओवर पे अच्छा कनेक्ट हुआ, कवर से 4 गया, केदार ने बूस्ट किया, फिर हम लोग का ही पार्टनरशिप हो गया। फिर उधर से केदार भाई ने 100 किया, मैंने 65 किया। एंड ऑफ डेज प्ले के पहले मैं थोड़ा स्लिप में आउट हो गया। उधर से हम लोग ने 300 किया वो विकेट पे, और फिर हम लोग ने वो मैच निकाला, आउटराइट निकाला। सो उधर फिर बॉलिंग आया मुझे सेकेंड इनिंग में। फर्स्ट इनिंग में उतना आया नहीं कि अक्षय और एक ऑफ स्पिनर था, उन्होंने विकेट निकाल लिया, तो बॉलिंग उतना ज़्यादा आया नहीं। सेकेंड इनिंग में आया 7 ओवर, विकेट गिर नहीं रहा था तो आया मुझे बॉलिंग, तो पहले ओवर में मुझे एक कॉट बैंड मिला। वाओ क्रेजी। सो अच्छा था मेरा रणजी ट्रॉफी का सीज़न, अच्छा था। उसके बाद फिर नॉकआउट्स आया। नॉकआउट्स में अनफॉर्चुनेटली विजय जोल वर्ल्ड कप खेल के वापस आया। करेक्ट। सो वो स्विच मेरा ही वापस हो गया, मतलब 65 मैंने किया था, नेक्स्ट मैच क्वार्टर फाइनल मैं अगेन बाहर था। कितना फ्रस्ट्रेटिंग फील होता होगा ना वो टाइम पे, मतलब इतना अच्छा फॉर्म भी चल रहा है अच्छा, एंड एट दैट सेम टाइम यू हैव टू आल्सो। हाँ वो होता है थोड़ा। फिर उस साल हम लोग फाइनल तक गए, मुंबई को, एट मुंबई वानखेड़े हम लोग ने फर्स्ट इनिंग हार के आउटराइट हराया था। तो अगेन केदार ने बहुत अच्छा बैटिंग किया था, केदार ने भी, विजय ने भी अच्छा बैटिंग किया था, अच्छा टीम था। से बंगाल को सेमीफाइनल में हराया, फाइनल को अगेन कर्नाटक से हम लोग फाइनल हारे। वो सीज़न बहुत अच्छा गया था।
उसके बाद फिर वनडे का कैंप लगा, वनडे के कैंप में मैंने अच्छा वापस ऑलराउंड परफॉर्मेंस किया। फिर वनडे रणजी This is all in 2013, 14, 13-14 वो वही type का है। सीज़न था, हाँ, वही हाँ। सीज़न था। तो वनडेज़ को भी लीग मैच में मैंने 3 मैच खेला, मैंने तीनों मैच में बॉलिंग अच्छा हुआ था। वनडेज़ में बैटिंग उतना आया नहीं, आया मतलब थोड़ा जल्दी आउट हो गया 2 मैच में, एक मैच में एकदम लास्ट में आया था। सो वनडे का भी हम लोग क्वालिफाई नहीं हुए तो उधर सीज़न ख़त्म हो गया था। फिर नेक्स्ट सीज़न प्रोविल्स में वगैरह था, थोड़ा सा ऊपर नीचे वापस हो रहा था, तो उस साल तो वापस मैं खेला नहीं। और फिर मुंबई में 2015 में मेरा इधर जॉब हो गया, ओके कस्टम्स में। हाँ तो कस्टम्स का जॉब का अपना टाइम्स का सीज़न, मतलब कॉरपोरेट क्लब सीज़न। हाँ क्लब्स तो ठीक है, मैं नहीं खेल सकता था, चलता था, लेकिन कॉरपोरेट मुझे कस्टम्स के लिए खेलना पड़ता था। हाँ और उधर वही टाइम पे इनविटेशन मैचेस, सिलेक्शन मैचेस वो सब होता था। सो क्लैश हो रहा था, तो फिर मैंने वापस, मुझे जाना नहीं हुआ उधर। तो बट सर दैट वाज द एंड ऑफ दैट। ऑलमोस्ट फिर सोच लिया था कि फिर अभी ठीक है, अभी समझा अभी इधर वापस फिर मुंबई में है तो ट्रांसफ़र भी नहीं होने वाला था। हाँ क्योंकि 3 साल तक ट्रांसफ़र नहीं मिलता था ऑफिस से, तो तब तक वो पीरियड 2 साल मैंने खेला, फिर भी रन्स भी किया, लेकिन उतना कंसिस्टेंटली मैं जा नहीं पा रहा था, तो उतना मैचेस नहीं खेला। सो फिर वापस फिर अभी मुंबई में फिर जर्नी चालू हो गया। सो कस्टम्स का फिर उधर से आगे 2012 से कस्टम्स के लिए खेल रहा था कॉन्ट्रैक्ट पे। 2015 में रिक्रूटमेंट हम लोग का हो गया था। सो यू हैव हैड बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स। मुंबई में भी आपने खेला है, मुंबई का क्रिकेट कल्चर आपके पास अंदर से ही है, एंड देन ऑब्वियसली महाराष्ट्र के लिए यू हैव आल्सो प्लेड रणजी ट्रॉफी। दोनों में what I mean both are this from the same place, but I would like to know what is the difference between both the aspects. अभी देखोगे आप तो महाराष्ट्र में ना हंगर बहुत है, लेकिन वो एक्सपीरियंस नहीं था पहले के टाइम से कंपेयर कर। ओके, क्योंकि क्रिकेटिंग वर्ल्ड लिमिटेड था, पुणे में छोड़ा तो बाकी का जगह पे बहुत लिमिटेड था। एक ही सोर्स था परफॉर्मेंस करने का, वो इनविटेशन टूर्नामेंट था। सो स्कोप बहुत कम था, तो ऑब्वियसली एक्सपीरियंस कम होता था। और मुंबई में बहुत क्रिकेट होता था, तो वो जो एक्सपीरियंस लेवल से आप जो मेंटली प्रिपेयर्ड होते हैं ना, वो डिफरेंट था। समझा। अभी क्या हो रहा है, अभी महाराष्ट्र के क्रिकेटर्स बहुत जगह खेल रहे हैं, मुंबई में भी खेल रहे हैं, दूसरी जगह जा रहे हैं, चेन्नई लीग में जा रहे हैं, सब जगह खेल रहे हैं। तो अभी स्कोप बढ़ गया। लास्ट 2-4 साल में एसोसिएशन में चेंजेस भी बहुत हुए महाराष्ट्र के। कमिटीज़ चेंज हो गए, कमिटीज़ का व्यू पॉइंट्स चेंज हो गए, सो उधर से बेटर इनपुट्स आने लगे। सो अभी वो बहुत बेटर हो रहा है। अभी आहिस्ते आहिस्ते मेरे ख्याल से महाराष्ट्र वुड बी वन ऑफ द टॉप टीम इन इंडियन सर्किट फॉर श्योर, क्योंकि बहुत अच्छा सोच अभी आ रहा है महाराष्ट्र क्रिकेट में। और मुंबई में क्या है, मुंबई में जो खड़ूस एटीट्यूड हम लोग बोलते हैं, उसके वजह से मुंबई का क्रिकेट एकदम अलग लेवल पे चले जाता है। सो वो हेल्प किया मुझे महाराष्ट्र में भी, और महाराष्ट्र में कैसा परफॉर्मेंस करने का, या फिर हाउ टू प्रेजेंट माई सेल्फ, मुंबई के क्रिकेट से मुझे वो ईजी हुआ, क्योंकि मुझे वो था कि मेरे को, मैं एक्चुअली मुंबई के क्रिकेट की वजह से मैं बाकी मेरे टीममेट्स को भी लेके चलता था। जो कि मैंने बोला आपको कि रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट या फिर कौन सा बाहर का डिस्ट्रिक्ट अदर देन पुणे का टीम थोड़ा वीक रहता था। सो वो वीकर लिंक को लेके आप कैसे ऊपर तक जाओगे, ये बहुत मैटर किया। और वो मुझे महाराष्ट्र के कैंप में या महाराष्ट्र के मैचेस में जाके भी मुझे वो इम्प्लीमेंट करने ईजी हो गया, क्योंकि मैं करके जा रहा था। लोअर ऑर्डर को लेके बैटिंग करना या बॉलिंग पार्टनरशिप करना, मेरे साथ वाले बॉलर को क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, मैं क्या कर रहा हूँ, वो पूरा एक्सप्लेन करना, वो बहुत सीख मिला। फिर मुझे एक्चुअली दोनों क्रिकेट से बहुत अलग अलग सीख मिला, लेकिन वो दोनों का बहुत फ़ायदा है। करेक्ट। सो वो एक था। और मुंबई क्रिकेट तो ग्रो हो ही रहा है। अभी जैसे भी आप देख रहे हो, जैसा इम्प्रूवमेंट बाकी चीज़ों में भी हो रहा है अदर देन क्रिकेट। अजिंक्य नाइक प्रेसिडेंट और ऑनरेबल प्रेसिडेंट जो चेंजेस ला रहे हैं, वो भी ट्रिमेंडस है। और वैसे ही पाथ पे अभी महाराष्ट्र क्रिकेट भी जा रहा है। सो यू कैन से कि दोनों अभी एट पार हो सकते हैं इन गिवन 5 years ऑफ टाइम। कैन महाराष्ट्र क्रॉस ओवरपास मुंबई
Obviously not in terms of titles because titles के लिए तो काफी टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा उसके लिए नहीं. When it comes to pure quality of the of cricket, हाँ. do you think Maharashtra can ever कर सकता है क्योंकि अभी मैं जो प्लेयर्स देख रहा हूँ ना, सब एस्पेक्ट्स में बैटिंग भी, यंगस्टर्स भी अच्छे आ रहे हैं. एक्सपीरियंस प्लेयर्स का अभी जितना मैंने अभी गो थ्रू किया है, एक्सपीरियंस प्लेयर्स बैक कर रहे हैं यंगस्टर्स को कि तू कर, हम लोग है तेरे पीछे, जो उनको लग रहा है कि प्रोस्पेक्ट है महाराष्ट्र के लिए. बॉलर्स में मीडियम पेसर्स में भी अच्छा लाइनअप हो गया है. मुकेश है, प्रदीप दाड़े है, उसके साथ और 2-4 लोग ग्रूम हो रहे हैं. स्पिनर्स में बच्चाओ था, बहुत साल से अच्छा कर रहा था. वालुंज अभी 2-3 साल से कर रहा है. उनके लाइनअप पे जाके अभी विकी ओसवाल करके एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है जो अंडर 23 हाईएस्ट विकेट टेकर था बीसीसीआई टूर्नामेंट में, वो भी बहुत अच्छा है. बैटर्स सिद्धेश्वर है और अगेन त्रिपाठी भी खेल रहे हैं. अंकित बावने लेजेंड बोल सकते डोमेस्टिक क्रिकेट का. पृथ्वी अभी महाराष्ट्र में शिफ्ट हो गए. करेक्ट. रजनीश गुरबानी विदर्भ से महाराष्ट्र के लिए आए हैं. So they all want to play for Maharashtra because they see something that is growing in Maharashtra. बेसिकली रजनीश गुरबानी भी महाराष्ट्र शिफ्ट हुआ. उसका भी एक एक्चुअली प्लस पॉइंट बाकी लोकल मीडियम पेसर्स को हो रहा है. बहुत बेटर हो रहा है क्रिकेट. फील्डिंग वाइज तो है, फिटनेस वाइज तो महाराष्ट्र पहले से ही अच्छा था. सो विद इन 4 to 5 years महाराष्ट्र कैन गिव अ टफ फाइट टू बीट मुंबई फॉर श्योर इन ऑल 3 फॉर्मेट्स. लेकिन मुंबई भी उस हिसाब से ग्रो भी करेगा. वो भी ग्रो करेगा तो वो फाइट बहुत अच्छा रहेगा देखने के लिए. बहुत प्लीजिंग रहेगा आइस के लिए. वो तो अभी सब टाइम ही बताएगा कि कैसा हाउ विल इट गो. राइट. But coming back to your game, you've had huge success in Mumbai's A division and time shield cricket. What makes Mumbai's club cricket ecosystem so special? अभी देखेंगे तो अंडर 14 से 16 से बच्चा क्लब क्रिकेट खेलने लग जाता है. क्योंकि इतना डिविजन्स है ना. अभी तक एच तक है. एच डिवीजन के लिए या उसके ऊपर के डिवीजन के लिए EF G H ये 3 डिवीजन के लिए अंडर 16 का हर एक बच्चा खेल रहा है. तो एक्सपोजर थोड़ा धीरे-धीरे मिल रहा है. एक्सपोजर उनको यंग एज पे मिल रहा है. सो वो ही उनके लिए आगे जाके बहुत एक्सपीरियंस गेन हो रहा है उनके लिए. 16 या फिर 19 का बच्चा अभी आप देखोगे तो डायरेक्ट जाके स्टेट क्रिकेट खेलता है. सिलेक्शन मैचेस खेल के स्टेट क्रिकेट खेलता है बाहर के जगह पे. यहाँ पे वो लोग स्टेट क्रिकेट तो खेल ही रहे हैं, लोकल क्रिकेट भी क्लब्स के लिए बहुत टूर्नामेंट है. सो वो भी खेल रहे हैं. तो उनके लिए वो एक्सपोजर बहुत है. क्योंकि जो सिनेरियो मुंबई में है वो बाहर किधर भी नहीं है. हाँ, हर जगह मतलब हर जगह हर कोई दूसरे दिन कुछ टूर्नामेंट खुल रहा है, लीग खुल रहा है या फिर नया टूर्नामेंट इंट्रोड्यूस हो रहा है. हाँ. अभी वनडे ज़्यादा हो रहा है तो वाइट बॉल टूर्नामेंट्स हम लोग ने स्विच किया. वही टूर्नामेंट्स A B डिवीजन के वही टूर्नामेंट वाइट बॉल से चालू कर दिए. करेक्ट. है ना. तो ये इम्प्रूवमेंट भी हो रहा है, एडेप्टेशन भी हो रहा है. तो ये सिनेरियो जो है वो और अपना पास्ट क्रिकेट का हिस्ट्री ये दोनों कोलैब करोगे तो उसके वजह से मुंबई क्रिकेट का क्लब क्रिकेट का जो पूरा सेटअप है वो बाकी जगह से अलग करते हैं, डिफरेंट कर देते हैं. करेक्ट. मुझे एक क्वेश्चन था. इट कैन बी अ वेरी स्टूपिड क्वेश्चन एज वेल बट आई वुड स्टिल लाइक टू नो. इतना सारा टूर्नामेंट्स है मुंबई में, इतना क्रिकेट ग्रो हो रहा है. ऑब्वियसली दैट इज अ गुड थिंग. Obviously it's a good thing, but can a cricketer also get like can he become, what do we say, all over the place? मतलब can it be a negative thing as well अगर इतने सारे tournaments है, especially अगर suppose एक fast bowler है, इतने tournaments हो रहे, obviously for him it won't be possible for him to play in all the tournaments or at least most of the जो tournaments because he has to also keep fit for the main events which is going to happen. आप कैसे इसको देखते हो कि डू यू सी इट एज अ गुड थिंग और अ बैड थिंग? अभी मैं बोलूँगा तो आजकल का क्रिकेट है ना आपका सिर्फ क्रिकेट नहीं रह गया. उसके साथ आपका जो बाकी एस्पेक्ट्स है, एसएनसी हुआ, न्यूट्रिशन हुआ, वो सब भी ग्रो कर रहा है. बराबर. तो ऑब्वियसली नॉलेज लेवल खुद को मेंटेन करने का लेवल एट अ सर्टेन लेवल, नॉट बेसिक लेवल जो
एकदम एमेच्योर लेवल पे खेल रहे हैं उनके लिए नहीं बोल रहा Correct, correct. हूँ, लेकिन जो अच्छे लेवल पे खेल रहे हैं सिनेरियोज में है मुंबई के क्लब के, तो उनको वो सब पता है कि किधर क्या क्या करना है, न्यूट्रिशन कैसा रखना है, फिटनेस कैसा रखना है, क्योंकि एसेंसीज है हर जगह, ऑलमोस्ट हर जगह एसेंसीज है। कोचिंग पैटर्न, कोचिंग स्टाइल चेंज हो गया है, कोचेस ने भी वो अडेप्टेबिलिटी रखा हुआ है कि किसको कैसे मैनेज करना है। तो उसके वजह से हैम्पर नहीं होना चाहिए, लेकिन कभी कभी कोई बच्चे रहते हैं कि नहीं यार ये अपॉर्चुनिटी गया दूसरा लेना है, अरे ये भी गया तीसरा लेना है, तो उधर थोड़ा सा उनको जो बाकी का उनके आगे अराउंड जो सब आदमी लोग है और है, उनको वो सब मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि एट सर्टेन लेवल, मतलब एट अ सर्टेन एज बिलो अंडर 19 वो हो सकता है कि इंजरी हो सकता है, लेकिन अंडर 19 से आगे मैं नहीं बोलूँगा कि ये फैक्टर करेगा, क्योंकि तब तक ऑलमोस्ट सब लोग को पता है कि अपना वर्कलोड कितना मैनेज करना है। करेक्ट। सो वो मुझे नहीं लगता कि उसका कुछ ज़्यादा इफेक्ट रहेगा। अंडरस्टूड। अभी मुझे जानना है कि ये कैसे हुआ दैट यू वर अ सिलेक्टर फॉर अंडर 14 कैंप, तो वो कैसे हुआ, ज़रा आप बताइए प्लीज़। मैं मतलब अभी बहुत साल से रणजी ट्रॉफी के बाद या फिर मेरा महाराष्ट्र का पूरा ख़त्म होने के बाद इधर जब जॉब पे लगा था, तो 3-4 साल से मैं टच में था, लेकिन मैं किसी से मतलब वो अपॉर्चुनिटीज़ के लिए या फिर मुझे कुछ करना है उतना फॉलोअप या फिर क्या बोलते हैं अपन कि वो व्यू पॉइंट से मैं देख नहीं रहा था। लेकिन एक 3 साल पहले एक हम लोग के ऐसे कलीग थे, तो उन्होंने कहा कि अरे ओपनिंग आ रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं सिलेक्टर्स के लिए, कोचेस के लिए, सो अगर करना है तो कर सकते हैं। सो मैंने फिर वो अप्लाई किया थ्रू प्रॉपर चैनल। मेरा इंटरव्यू हुआ, मैंने मेरा व्यू पॉइंट्स बताया कि मेरा अगर मैं सिलेक्टर होता हूँ, एज ग्रुप के लिए मैंने किया था, सीनियर्स के लिए नहीं किया था, तो मैंने एज ग्रुप का मेरा जो व्यू पॉइंट्स रहेगा वो सब एक्सप्लेन किया इंटरव्यू में, और फिर बाय गॉड्स ग्रेस उनको अच्छा लगा। सो उन्होंने अब मुझे अंडर 14 के लिए अपॉइंट किया। सो अंडर 14 से फिर अभी कंटिन्यू 3 साल में ये दिस इज द थर्ड ईयर। ओके। सो दिस 2 साल का हम लोग का टेन्योर रहा, वापस अभी अप्लाई किया हम लोग ने, वापस वो रिन्यू हो गया, तो ये थर्ड ईयर है मेरा। सो मुझे आप बताइए सिलेक्शन का प्रोसेस, आप कैसे, हाउ डू यू सॉर्ट ऑफ लाइक, ऑब्वियसली सर्टेन थिंग्स आर वेरी कॉन्फिडेंशियल एंड आई रिस्पेक्ट दैट, बट जो आप बता सकते हो इस पॉडकास्ट के थ्रू की। हम लोग का एक 5 सिलेक्टर्स का टीम है, एक चेयरमैन और 4 सिलेक्टर्स। सो जो कि सब लोग फर्स्ट क्लास खेले हुए हैं, मतलब एटलीस्ट स्टेट क्रिकेट खेले हुए हैं, एक्सपोजर और वो सब पता है उनको, तो उनको वो सब चीज़ पता है। तो हम लोग का इंटरनल पहले एक मीटिंग हुआ था कि हम लोग कोई मैच मिस नहीं करेंगे। अच्छा, हाँ, एक मैच आधा भी मैच मिस नहीं करेंगे, कोई ना कोई सिलेक्टर्स कौन सा मैच कवर ही करेगा। सो उस हिसाब से हम लोग के 5 जन में डिवाइड करके लिया था एरियाज। समझो पूना में है तो उधर के नज़दीक वाले सिलेक्टर जो भी है वो आप देखोगे, आप या फिर हम लोग ने व्यू पॉइंट सबको जो प्लेयर्स पसंद है या फिर जो अच्छा कर रहे हैं, जिनका हम लोग को प्लस पॉइंट्स अच्छा लगा, करेक्ट, तो वो नोट डाउन करके फिर साथ में आके फिर वो स्क्रूटिनी करके फिर पहले साल तो टाइम बहुत कम था, लेकिन उतने टाइम में भी हम लोग ने एवरी मैच कवर करके प्रॉपर सेटअप में एक अच्छा टीम बनाया था। फिर सेकेंड ईयर थोड़ा सा इजी हो गया, क्योंकि पता था कैसा क्या चीज़, यू गॉट यूज्ड टू इट आल्सो बाय दैट टाइम, क्या मैटर्स को हैंडल करना है। मतलब ग्राउंड पे रहते हैं, मैच देखने जाते हैं, तो कैसा खुद को अवे रखना है बाकी लोग से। Because they also, I think वो लोग भी थोड़ा आपको मैं हूँ इधर, आप नजर इधर ही रखना, ऐसा कुछ। तो जितना पता नहीं रहता कि यहाँ सिलेक्टर आया है देखने, हाँ, तो उतना अपने को एक्चुअल में ज़्यादा पता चल जाता है कि क्या कैसा है। एक स्टेल्थ मोड आपको एक्टिवेट करना पड़ता है। तो वो हिसाब से हम लोग ने देखा, और बेसिकली हम लोग का व्यू पॉइंट ऐसा था कि नियर 1 साल में जो हम लोग के लिए परफॉर्मेंस कर सकता है, इन नियर फ्यूचर जो महाराष्ट्र क्रिकेट, इंडियन क्रिकेट के लिए प्रॉस्पेक्ट बन सकता है। और हम लोग का जो रिक्वायरमेंट्स था, मतलब बैटर्स बॉलर्स जो एक प्रॉपर टीम बनाने के लिए लगता है,
तो वो सब सिनेरियोज में ये 3 सिनेरियोज में अगर बंदे बैठ रहे हैं, लड़के लोग बैठ रहे हैं, सो वी वेर 5 जन का अगर एक मत होता है, मतलब हाँ अप्रूवल और अप्रूवल agreement, होता है, हाँ, हाँ, तो फिर हम लोग गो हेड जाते हैं। फिर कमिटी फिर वो लिस्ट एसोसिएशन में ये करके एसोसिएशन का भी इनपुट्स रहता है, फिर वो फाइनल कॉल ऑब्वियसली हैज इज टू बी द कमिटी का चेयरमैन ऑफ सिलेक्टर्स का मतलब कम्युनिकेशन पॉइंट चेयरमैन ऑफ सिलेक्टर्स, करेक्ट। हम लोग का पूरा व्यू पॉइंट फिर वो एसोसिएशन से कम्युनिकेट करता है। बट ऑल्सो आपको कभी कभी मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसे ही होता होगा कि कोई बंदा है, कोई प्लेयर है जो आप देखते हो दैट ही हैज डन ओकेश, बट वो आपको अंदर से एक ऐसा गट फीलिंग होता है कि ये बंदा इज द नेक्स्ट बिग थिंग, और एटलीस्ट बिग इनफ टू एटलीस्ट कम गेट हिम टू द फर्दर स्टेजेस। हाँ, तो और एक ऐसा भी एक स्टेज आता है जहाँ पे एक प्लेयर ने दूसरे प्लेयर ने कोई अच्छा परफॉर्मेंस दिया है व्हेन इट कम्स टू स्टैट्स ऑफ द गेम, तो हाउ डू यू लाइक सॉर्ट ऑफ राइट, ये दोनों चीज़ होता ही है। हाँ, क्योंकि अपने को लगता है कि अरे यार ये बहुत अच्छा डाल रहा है, लेकिन इसको परफॉर्मेंस मतलब विकेट नहीं मिला या फिर बैटिंग उसका हुआ नहीं है, लेकिन ये है अच्छा लड़का, करेक्ट। और दूसरे जगह पे जिसने परफॉर्मेंस किया रहता है लेकिन वो उतना अच्छा कभी कभी होता नहीं है। हाँ, समझे, मतलब कोई सिनेरियोज अच्छा ऐसा रहता है कि उसने परफॉर्म किया लेकिन आगे अपोनेंट्स भी उतने खास नहीं रहते। समझा। सो दोनों व्यू पॉइंट को हम लोग साथ में लाते हैं। जो अच्छा लगता है, जो अच्छा करके आया है, दोनों को सबको एक साथ में लाते हैं, फिर डिस्कशन भी होता है, डिस्कशन होता है, फिर उनमें प्रैक्टिस होता है, मैचेस होता है। करेक्ट। फिर उसके बाद हम लोग कंक्लूजन पे आते हैं कि हाँ इसने परफॉर्मेंस करके आया है, इसने ये अच्छा लड़का है, अच्छा कर सकता है, तो अभी इसमें से हम लोग को क्या बेटर लगता है। 3-4 पॉइंट्स रहते हैं, एटीट्यूड वाइज भी रहते हैं, करेक्ट है ना, दैट आल्सो मैटर्स अ लॉट। क्रिकेटिंग अप्रोच, सेल्फिश खेल रहा है, सेल्फलेस खेल रहा है, वो सब एस्पेक्ट्स देख के फिर हम लोग फिर एक एंड पॉइंट पे आते हैं और फिर सिलेक्ट करते हैं। बट आई वांटेड टू नो हाउ डू यू लाइक, आपको अगर ऐसा सिनेरियो आपको दिया जाता कि अच्छा पोटेंशियल है एंड देयर इज अनदर साइड वेयर ही हैज स्कोर्ड गुड रन्स एंड एवरीथिंग, सो व्हाट वुड लाइक डू यू, आर यू समवन हु लाइक दोनों को सिलेक्ट कर लेते, और व्हिच वन वुड यू ऑप्ट फॉर इफ यू हैड? अगर परफॉर्मेंस कर रहा है लड़का, वो उसको तो लेना ही है, करेक्ट कंपलसरी, क्योंकि उसको निगलेक्ट नहीं कर सकते। हाँ, इट वुड बी अ क्राइम सॉर्ट ऑफ टू नॉट सिलेक्ट। डेफिनेटली जो परफॉर्मेंस कर रहा है उसको तो लेना ही। अगर जो दूसरा अपने को फ्यूचर लग रहा है, पोटेंशियल लग रहा है जिसमें, उसका जगह अगर बन सकता है टीम में, if there is a spot available, हाँ, he makes it if there is a spot available, perfect, तो तभी फिर हम लोग उसको इंक्लूड करते हैं। या फिर 2 मैच के बाद 3 चेंजेस हो सकता है, तो उसको हम लोग स्कोप में रखते हैं कि हाँ like a stand by 20-25 का स्क्वाड, फिर पहले 15 जन जाते हैं। समझा। तो ऐसा कोई आप प्लेयर का मतलब, I don't know if I should ask you this, but can you give an example of any particular cricketer जो कम आपके दिमाग में है? लास्ट पहले साल हम लोग का था एक विकेट कीपर बैट्समैन था, प्रज्वल करके। ओके। सो वो बहुत, मतलब हम लोग को लग रहा था कि ये फ्यूचर बनेगा। हाँ। अनफॉर्चुनेटली उसने वो साल उतना किया नहीं, लेकिन नेक्स्ट ईयर वो अंडर 16 गया और उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। मे भी हम लोग ने उसको लीडरशिप दिया था, तो प्रेशर के अंडर उसने उसके पोटेंशियल तक उसने परफॉर्म नहीं किया। नेक्स्ट ईयर 16 में का लीडरशिप नहीं था, कीपिंग बैटिंग कर रहा था, सुपर परफॉर्मेंस किया, BCCI कैम्प किया, सब किया। तो वो एक लड़का था, उसके साथ एक एकनाथ देवड़े करके लेफ्टी बैटर था, 3-4 जन है। तो वो 4 जन ने हम लोग को लग रहा था, उसमें से 2 जन ने तो कर लिया। सो वो एक सेटिस्फेक्शन है कि हम लोग चूज कर रहे थे तो मतलब अच्छा चूज किया। होपफुली इनमें से एक हमारा अगला विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर और whoever yes, निकल के आए। वो तो फ्यूचर में आएगा ही, क्योंकि हम लोग का इंडियन क्रिकेट का इतना वास्ट बेस है, टैलेंट है, बेस है, स्ट्रेंथ है ना। अभी मुंबई में उतना दिख नहीं रहता है, लेकिन बाहर के
स्टेट्स में जाओगे तो वो बच्चे लोग को अपने 16-17 में अच्छा स्ट्रेंथ भी रहता है, क्योंकि उनका कंडीशंस भी वैसे रहता है, उनका ईटिंग हैबिट्स, उनका फिटनेस, उनका सब अलग रहता है। सो वो भी स्ट्रेंथ भी है। मेंटल एस्पेक्ट में हम लोग बहुत स्ट्रांग है ना, मेंटली बहुत स्ट्रांग है, तो टेक्निक तो आ ही रहा है। एडेप्टेबिलिटी बोलोगे तो जितना मेंटली स्ट्रांग होता है उतना ज़्यादा एडेप्ट कर लेता है बच्चा, तो वो हैंड टू हैंड जा रहा है। सो नियर फ्यूचर हम लोग के कोई ना कोई आफ्टर विराट कोई ना कोई आएगा ही फॉर श्योर। फिंगर्स क्रॉस। यस। हाउ इम्पोर्टेंट इज मेंटल टफनेस फॉर किड्स इन टुडेज जनरेशन? बिकॉज अभी आजकल के जनरेशन में कैसा है कि बहुत सारे लीग्स है, ऑल्सो देर इज अ फैक्टर ऑफ मनी विच इज इन्वॉल्व, विच कैन सॉर्ट ऑफ सिड्यूस दीज क्रिकेटर्स कि हाँ भाई पैसा है तो लेट्स उधर जाते हैं। तो वो कैसे, मतलब हाउ डू यू सॉर्ट ऑफ व्यू दिस एंटायर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मेंटल टफनेस में अगर मैं देखूँ आज के ज़माने में तो उतना नहीं है, उतना नहीं है एट द एज ऑफ 14-16 ना। Okay, आई एम नॉट okay. टॉकिंग अबाउट द सीनियर द प्लेयर्स। सीनियर, ओके ओके। हाँ, एट द एज ऑफ 14-16, क्योंकि अभी ये एज ग्रुप में 3 साल से देख रहा हूँ। ओके। क्यों नहीं है, उसका भी एक फैक्टर है कि फैमिली इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है, समझा। पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है। क्रिकेट में पैसा आ गया है तो पेरेंट्स वेर लाइक अरे इसको क्रिकेट ही खिलाएंगे, इसमें बहुत पैसा है। सो वो एक अप्रोच की वजह से वो बच्चे पे बहुत प्रेशर आ जाता है। सुबह उठ, जा, इधर से जा, दूसरे जगह प्रैक्टिस को जा, उधर से उठ, तीसरे जगह प्रैक्टिस को जा। लेकिन क्या करना है, क्यों करना है, कितना एन्जॉयबली वो चीज़ करना है, हाँ। वो एन्जॉयमेंट जा रहा है और सिर्फ हो रहा है, खेल रहे। हाँ। जो मेन फैक्टर है मेरे हिसाब से। जैसे स्कूल जाते लोग, मतलब वी हैव टू गेट अप एंड गो टू स्कूल, पढ़ाई करना है। हाँ, अच्छा नहीं लगता मैथ्स, लेकिन फिर भी करना है। you have to do it. करना ही रहता है। But इधर it's being like forced upon, and because of which मेजरली वो एंजॉयमेंट उसी वजह से निकल रहा है क्योंकि फोर्स्ड हो रहा है। करेक्ट। जिसमें से मेंटल टफनेस वाले बच्चे ऑटोमेटिकली सेपरेट दिख जाते हैं, इजीली दिख जाते हैं आजकल। जो पहले के ज़माने में कैसा था कि क्रिकेट जा तू खेल, छोड़ दिया रहता है। बच्चों लोग को छोड़ेंगे तो खुद को एक्सप्लोर कर पाएंगे, तब जाके ज़्यादा कंट्रोल्ड हो रहा है। अभी जाके ये कर, 4 बजे ये कर, 6 बजे ये कर, है ना, तो कंट्रोल्ड हो रहा है। दे आर कंट्रोल्ड बाय द पेरेंट्स और हुएवर यू कैन से, कि उनको खुद का दिमाग यूज़ करके कुछ करना नहीं आ रहा है। मुझे 4 बजे जाना, हाँ मुझे बताया गया 4 बजे जाना है, ये 4 बजे जाके ये करना है। रोबोट एब्सोल्युटली। सो वो एक एस्पेक्ट थोड़ा सा अगर बाहर जाएगा ना तो ज़्यादा मेंटल टफ बच्चे हो जाएंगे। 19 के बाद तो हो ही जाते हैं, क्योंकि तब तक तो मैच्योरिटी आ जाती है। करेक्ट। लेकिन जो एज है 14-16 का मेन है, उधर से इम्पोर्टेंट ब्रेन डेवलप होते रहता है ना। एग्जैक्टली। सो वो एज ग्रुप में अगर ज़्यादा पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट या बाकी अदर फैक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा आता है तो खुद का ग्रो, मेरे ख्याल से मेंटली ग्रो बच्चा थोड़ा सा लेट होगा, खुद को पहचानने में लेट करेगा और उतना उसका ग्रोथ लेट हो जाएगा। तो मे बी 19 खेलने वाला रहेगा, सो मतलब डिले हो सकता है वो चीज़ें। तो मेंटल टफनेस इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो ये 2-3 फैक्टर्स अगर छोड़ेंगे तो ज़्यादा बच्चा कर लेगा। करेक्ट। अगर ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहेगा तो टफ है, आगे क्रिकेट ही टफ है। आपका कोच में ट्रांजिशन कैसे हुआ, बेसिकली फ्रॉम everything from being a cricketer to becoming a selector and now you're a coach as well? कोच का हुआ एक्चुअली ट्रांजिशन लॉकडाउन के बाद। तभी मैं अर्ली 30s में 31 वगैरह था, तो क्रिकेटिंग 2 साल के लिए ऑलमोस्ट बंद हो गया था क्रिकेट खेलना। फिर एक अपना एक फ्यूचर थॉट्स रहता है, ऑफ कोर्स वो थोड़ा अर्ली हो गया क्योंकि बिकॉज ऑफ कोविड। नहीं तो और 3-4 साल का मेरा कुछ ऐसा थॉट्स नहीं था कि कोचिंग में आना है। लेकिन एक थॉट था बैक ऑफ द माइंड कि क्रिकेट तो बहुत पसंद है, जॉब भी गवर्नमेंट वाला, सेंट्रल गवर्नमेंट वाला अच्छा क्रिकेट की वजह से ही मिला है। करेक्ट। MBA भी मैंने किया, वो भी स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में किया। सो एंड ऑफ द करियर मुझे क्रिकेट में ही रहना है। सो वो थॉट था कि कोचिंग में whatever it is, you have to always be associated. 2-3 ऑप्शंस थे, कोचिंग था, SNC था, अंपायरिंग था। सो मुझे एक्चुअली मैं जब भी क्रिकेट खेलता था मुझे
हेल्प करना बहुत अच्छा लगता था। मतलब जैसे मैंने बोला मुंबई में उतना ज़रूरत नहीं पड़ता था, लेकिन जैसे मैंने शिफ्ट किया सो उधर मुझे बच्चे लोग को हेल्प करना या फिर कलीग्स को हेल्प करना बहुत अच्छा लगता था। शेयर योर एक्सपीरियंस एंड एवरीथिंग, क्योंकि अपना मुंबई का कल्चर ही वो था कि टीम को साथ में लेके खेलना है। सो वो ऑटोमेटिकली मुझे इंटरेस्ट कोचिंग में ज़्यादा आ गया, बल्कि अंपायरिंग का भी मेरा दिमाग में था, लेकिन उससे ज़्यादा फिर कोचिंग में इंटरेस्ट आ गया। तो फिर मैंने स्टार्टिंग में आफ्टर कोविड मेरा दोस्त है, उसका एकेडमी था, उसने अप्रोच किया। क्या नाम था वो? स्वप्निल प्रधान करके। ओके ओके। तो CM क्रिकेट मंत्रास करके उनका एकेडमी उन्होंने स्टार्टअप किया। ओके, वेयर इज दिस लोकेटेड एट? इट इज़ लोकेटेड एट भांडुप। ओके ओके। हाँ, भांडुप, नाउर और भांडुप के वो रीजन में। सो उधर मैंने स्टार्ट किया थोड़ा, फिर आहिस्ते आहिस्ते वो इंटरेस्ट और बढ़ते गया। फिर मैंने 3-4 साल कंटिन्यू किया। सो थोड़ा हेक्टिक था, मैं टाउन साइड रहता हूँ, तो थोड़ा ट्रैवलिंग है, मेरा ऑफिस भी CST है। ओह, इधर पूरा मतलब। सो तो फिर मैंने अभी जस्ट उधर से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे एग्जिट लिया और इधर ही एक छोटा सा सेटअप चालू किया है। अच्छा। 3 जन है, मेंटोरिंग में कर रहा हूँ। क्रिकेट फर्स्ट एकेडमी करके नाम से एक एकेडमी जस्ट चालू हुआ है। तो उधर मेंटोरिंग में पूरा हैंडल कर रहा हूँ। SNC है, सर्टिफाइड SNC है, एक असिस्टेंट है। तो उधर एक अच्छा सेटअप बन सॉरी, आपने क्या किधर बोला था? ये किधर है? मनोहर जोशी कॉलेज इधर सायन में। ओके ओके ओके। सो उधर अभी सेटअप किया 2 महीना 3 महीना हुआ है जस्ट। तो वो अभी ग्रो करने के लिए मेरे दिमाग में है कि अभी उसमें कोचिंग में खुद का भी ग्रो करना है और इन नियर फ्यूचर हम लोग जैसे ग्रो हुए एज ए क्रिकेटर, तो मेरे 1-2-3 बच्चे या फिर जो भी ज़्यादा बड़ा नहीं सोचना है, क्योंकि ज़्यादा सोचते हैं तो उतना सब होता नहीं है। तो सिंपल रखना है, एक सिंपल चीज़ रखना है कि करेक्ट किसी ना किसी को तो आगे अच्छा क्रिकेट खिलवाना है। हाँ, एंड दैट इज द मोटिव व्हिच यू गाइस गो अलोंग। क्योंकि वैसे ही हम लोग ग्रो है ना कि अच्छा करना है, कुछ मिले या ना मिले लेकिन अपने को अच्छा करते रहना है। दैट वाज द बेसिक एम कि कुछ भी करो अच्छा करो। करेक्ट है ना। सो वो एक है, अभी देखते कैसे जाता है आगे। आपने क्या, आपका बेसिकली जो व्यू पॉइंट है, पर्सपेक्टिव है क्रिकेट का, क्रिकेट से रिलेटेड स्किल्स वाइज व्हाटएवर, हाउ डिड यू सॉर्ट ऑफ ग्रो और ग्रू व्हेन यू आर सॉर्ट ऑफ व्हेन यू जस्ट गॉट इनटू द कोचिंग? तो आपने क्या क्या सीखा है आपके कोचिंग के? कोचिंग में देखो टेक्निक भी है और मेंटल एस्पेक्ट है। हाँ। 2 बेसिक चीज़ है मेरे हिसाब से। तीसरा तो फिटनेस वो तो थर्ड पार्ट है, लेकिन बेसिक क्रिकेटिंग वाइज ग्रो करना है तो टेक्निक है, मेंटल एस्पेक्ट है और स्किल्स कितना आपके पास नेचुरली आ रहे हैं। सो टेक्निक ऐसा चीज़ है कि आपने कभी भी देखा रहेगा क्रिकेट में बुक्स है टेक्निक का, लेकिन कोई भी टेक्निकली करेक्ट नहीं है। टेक्स्ट बुक शॉट्स व्हिच यू आर टॉकिंग अबाउट। ओके, कॉपी बुक शॉट हम लोग बोलते हैं। करेक्ट। सो उतना कोई टेक्निकली करेक्ट होता नहीं है। हाँ। सो मेरा एक जस्ट मतलब ऑब्वियसली सबका अलग अलग रहेगा, मेरा थिंकिंग एक ऐसा है कि किसी को भी अगर चेंजेस करना है तो एकदम बड़ा टेक्निकली करेक्ट करने नहीं जाना है, उसको जैसा परफॉर्म कर सके उतना माइन्यूट चेंजेस करना है। समझा। कि मेजर चेंजेस करेंगे और फिर उसका फ़ायदा ही नहीं है, कुछ वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा तो उसका कुछ मतलब नहीं है। सो मेरा व्यू पॉइंट बेसिक सिंपल रहेगा कि वो बच्चा या फिर वो स्टूडेंट कैसा परफॉर्म कर सकता है ना, आगे जाके वो खुद का परफॉर्मेंस प्लस टीम के लिए कितना यूज़फुल होता है और उसका टीम कैसे जीतेगा, वो मेरा एक एम पॉइंट रहेगा। एवरी इंडिविजुअल स्टूडेंट को मैं वैसे ही ग्रो करना चाहूँगा कि टेक्निक तो है लेकिन उसके लिए वो कितना यूज़फुल होगा, ये फैक्टर पहला रहेगा। फिर उसके बाद स्टेप्स रहेगा, क्या क्या चेंजेस करना है या फिर मेंटली क्या चेंजेस करना है। मेंटलिटी में मैंने भी अभी 3-4 साल में देख रहा हूँ पॉजिटिव बच्चे बहुत कम रहते, मतलब थिंकिंग पॉजिटिवली करते नहीं है। हाँ। एक चीज़ हो गया, एक दिन खराब गया तो बहुत नेगेटिविटी में जाते बहुत जल्दी कंक्लूजन पे आ जाते हैं कि आई एम नॉट अ गुड या फिर मेरा अभी ये हो नहीं रहा है, ये चीज़ हो नहीं रहा है। सो वो एक मेंटल एस्पेक्ट का चीज़ मैं बहुत ट्राई करता हूँ कि
एक दिन था या फिर एक स्पेल था, गया, बेकार था तो लेट बायगॉन्स भी तो अपना बायगॉन्स। थिंकिंग प्रोसेस को करेक्ट कीजिए पहला। हाँ थिंकिंग प्रोसेस अगर करेक्ट होगा तो बॉडी वैसे अडेप्ट करेगी, क्योंकि अल्टीमेटली ब्रेन बॉडी को सिग्नल दे रहा है। डायरेक्शंस देता है कि ये करना है, ये नहीं करना। करेक्ट करेक्ट। सो हम लोग कैसा ब्रेन में पहले खुद को डेवलप कर रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है। सो ये दो एस्पेक्ट्स है, टेक्निकल कितना करना है, मेंटली कितना करना है, ये एवरी इंडिविजुअल से डिफ़र करेगा और उस हिसाब से वर्कआउट करना है। तो अभी तक तो अच्छा, मतलब आई एम हैप्पी व्हाट आई एम डूइंग। और थोड़े बच्चे भी अभी अच्छा लेवल पे, 2-4 बच्चे जो जिनके साथ 3-4 साल से काम कर रहा हो, ए डिवीज़न बी डिवीज़न में अभी आने लगे हैं, प्रोबेबल्स में आने लगे हैं। सो हैप्पी, लेकिन बहुत बड़ा जर्नी है आगे। व्हाट इज द बिगेस्ट चैलेंज एज अ कोच? बिगेस्ट चैलेंज देखिए 2 चीज़ है, एक तो इंडिविजुअल ग्रो करना है या फिर अगर टीम बना रहे हैं तो टीम को कैसा ग्रो करना है। हाँ हाँ 2 चीज़ है। तो एकेडमी वाइज जाओगे तो इंडिविजुअली बच्चा देखो, बहुत एकेडमीज रहेंगे, बहुत बच्चे रहेंगे, एवरी बच्चा ऊपर तक तो नहीं जाएगा, लेकिन वो स्क्रूटिनी करते आना चाहिए कि किस में वो स्पार्क है, किस में क्या चीज़ बेटर है, कौन सा बच्चा आपको लगता है कि ज़्यादा ऊपर तक जाएगा, और वो सिर्फ वो सब चीज़ को फिल्टर करके एज अ मेंटोर किस पे ज़्यादा फोकस करना है, किस पे, ऑब्वियसली कोच है तो सबको इम्प्रूव करना ही है, लेकिन किसको ज़्यादा इम्प्रूवमेंट का अटेंशन देना है। हाँ। वो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो वो बहुत मेरा भी चैलेंज है कि वो चीज़ करना है। कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबको ध्यान देने जाते हैं, उसमें से किसी का भी पूरा ग्रोथ तो नहीं होगा। Someone would be left out. Yes. So वो अभी थोड़ा सा स्क्रूटिनी करना कैसा, वो अभी सब प्रोसेस में चालू है। किसको अगर स्पिनर्स है तो उसका क्या वर्कलोड रहेगा, मीडियम पेसर है तो उसका क्या वर्कलोड रहेगा। अभी हफ्ते में मुंबई में देखोगे तो 4 या 5 दिन एकेडमीज चलता है, कोई एकेडमी 7 दिन चलता है। तो किससे कितना वर्कलोड करवाना है, किससे बैटर से क्या, कीपर से क्या चीज़ करवानी है, ये सब एज अ कोच बहुत इम्पोर्टेंट है। प्लानिंग और एग्जीक्यूशन, और फिर वो ये 2 चीज़, और सर्च, और फिर उसको कैसा इम्प्रूव करना है। सर्च द टैलेंट और उसको कैसा इम्प्रूव करना है। करेक्ट। ये 3-4 चीज़ है, तो चैलेंजिंग है जरा। What advice would you like to give to those young cricketers जो ये पॉडकास्ट भी देख रहे हैं एंड ऑल्सो वुड लाइक टू जस्ट सॉर्ट ऑफ डू वेल इन दिस स्पोर्ट? सो आप क्या एडवाइस देना चाहोगे उन क्रिकेटर्स के लिए? अभी बोलेंगे तो बेसिक एडवाइस तो यही रहेगा, पहले क्रिकेट एंजॉय करो। करियर बनेगा नहीं बनेगा वो 7-8 साल के बाद आप सोच सकते हो उसके लिए, यंग क्रिकेटर्स के लिए। अभी तो फ़िलहाल एंजॉय करो। टेक्निक वाइज बेटर अब भी करोगे तो आगे जाके स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। ये 2 चीज़ है, एंजॉय करो। मेंटली प्रिपेयर्डनेस तो जितना वो एंजॉय करेगा उतना ब्रेन्स चलेगा, तो उससे वो मेंटल प्रिपेयर्डनेस आ जाएगा। लेकिन जितना आपको मन से लग रहा है कि मुझे ये क्रिकेट खेलना है या फिर मुझे बॉलिंग ज़्यादा करना है, मुझे बैटिंग ज़्यादा करना है, वो जितना आप मन से करोगे उतना बेटर इम्प्रूवमेंट होगा। और फिटनेस वाइज तो हो ही रहा है, तो लेकिन इम्पोर्टेंट है कि एंजॉय करना, क्रिकेट एंजॉय करना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर वो एंजॉयमेंट ही गया तो फिर मज़ा नहीं है क्रिकेट में। इट्स लाइक जस्ट गोइंग टू द स्कूल एंड वही चीज़ है कि यहाँ रट्टा करो और वो सब रट्टा मारो एंड एग्जाम करो। बट थैंक यू सो मच पुष्कराज जी यहाँ पे आने के लिए, एंड आई हैड अ ग्रेट टाइम टॉकिंग विद यू, बिकॉज मुझे ऐसा लगा कि सब आप बता रहे थे कि इतने रन्स किए, इतने हुए, ऑल आउट हो गए, तो वो आई कुड जस्ट पिक्चराइज एवरीथिंग विच वाज हैपनिंग।
So I had a great time. I hope you had also the. यस एब्सोल्युटली एक्चुअली मैं ज़्यादा मतलब ऐसा टॉकिंग टर्म्स पे ज़्यादा रहता नहीं हूँ हाँ लेकिन मुझे भी ये इंटरव्यू करके बहुत अच्छा लगा मतलब मेरा भी पूरा पिछले अभी तक का करियर पूरा मेरे आंखों के सामने आ गया Crazy. थैंक यू वेरी मच Cricket Graph wishes you all the best for your future endeavors as a coach as well. So thank you so much once again. थैंक यू Wish वेरी you all the मच best.